आखिरी बस 15-20 मिनट है, इंशाल्लाह सेशन पूरा हो जाएगा। वलबेरी के तकरीबन जो जितने भी चैप्टर्स हैं ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इतने छोटे छोटे लेक्चर, मतलब चैप्टर्स हैं, बस कुछ बड़े भी, 2 चैप्टर्स बड़े हैं, बट जितने भी चैप्टर्स हैं ना, इंटरेस्टिंग है काफी। मेन बात ये है, कम मतलब जैसे समिट किताब है, वो बंदा अकेला पढ़े तो बहुत वो लगती है, ड्राई। तो ये वलबेरी इंटरेस्टिंग किताब है बहुत। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। अब टेम्पोराइजेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, ये सवाल आ सकता है। टेम्पोराइजेशन के क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेज नंबर 1 है इजी इंट्रोडक्शन टू डेंटल ट्रीटमेंट। इजी इंट्रोडक्शन टू डेंटल ट्रीटमेंट, यानी कि पहले ही विजिट में अगर आप लोग एक्सट्रैक्शन करोगे या कोई बड़ा काम करोगे तो बच्चा परेशान हो जाएगा। तो इजी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, ये सबसे अहम रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स का काउंट डिक्रीज हो जाए। तीसरा है कि जो जीआईसी है ना, वो फ्लोराइड दे रहा है, दांत को और स्ट्रॉन्गर बना रहा है। और चौथा रीजन ये है कि जब तक आप डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करो ना, तब तक सेंसिटिविटी और पेन कंट्रोल हो जाए दांत का। तो ये 4 रीजन है। ये टेम्पोराइजेशन ऑफ टीथ के की पॉइंट्स लिखे हुए हैं 4, बस यही याद कर लो। और टेम्पोराइजेशन के अंदर 2 चीजें आती हैं। अगर पल्प एक्सपोजर नहीं है तो फिर एक्सकेवेट करके जीआईसी लगा लो। और अगर पल्प एक्सपोजर है तो फिर लेड्रीमेक्स पेस्ट लगाओ। लेड्रीमेक्स पेस्ट कॉम्बिनेशन है एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड का। तो ये टेम्पोराइजेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्पोराइजेशन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पेरेंट की प्रेजेंस एब्सेंस, ये जोराइड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने आज पढ़ा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अर्ली चाइल्डहुड कैरीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा आपके पास ओपीडी में आया है, आपको क्या करना है? सबसे पहले जो आपको करना है ना बच्चों को, वो है नॉन फार्माकोलॉजिकल बिहेवियर चेंजेस, बगैर किसी ड्रग्स के। नॉन फार्माकोलॉजिकल के अंदर क्या आता है, ये मैं आपको चैप्टर के एंड में बताऊंगा, ये चैप्टर 2 में लिखे हुए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एलए लगाना है। एलए लगाने में बेसिकली क्या होता है कि, अच्छा, आपको जो टर्म इस्तेमाल करना है ना बच्चे के सामने, वो इस तरह नहीं करना। लोग, बेटा आपको मैं लोकल एनेस्थीसिया लगाऊंगा। बेटा बोलेगा, अबे क्या बोल रहा है तू यार, क्या लोकल एनेस्थीसिया, वो थोड़ी कोई पढ़ा लिखा है। तो आपको ये नहीं बोलना लोकल एनेस्थीसिया। तो आप बोलोगे, बच्चा तो नहीं समझेगा। तो आप बोलोगे, अच्छा चलो आप, बेटा आपको मैं इंजेक्शन लगाता हूँ। तो बच्चा तो इतना कोई प्यारा है नहीं जो बोले हाँ डॉक्टर इंजेक्शन लगाए, मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था, इसीलिए तो आया हूँ आपके पास। वो तो भागेगा, रोएगा। तो इंजेक्शन भी नहीं बोलना। तो फिर आपको भाई क्या बोलना है, आपको बोलना है कि बेटा मैं आपको स्लीपी जूस पिलाऊंगा, बेटा मैं आपको जंगल जूस पिलाऊंगा। तो इस तरह लैंग्वेज को बदल देना। ये टेबल 8.4 है, जिसमें कॉमन चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है ना? तो अब याद रखना, किसी भी ओपीडी में एलए दो ना, तो बोलना कि जंगल जूस या स्लीपी जूस, ऐसा जूस जो सुलाने वाला है। ठीक है। हैंड पीस को बोल सकते हो कि अब ये है बजी बी। बी की आवाज सुनी ना, जूम करती है। तो बेटा ये बजी बी है, ये आपके दांतों में बस 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 करेगी। इस तरह करके बात कर सकते हो। रबर डैम को बोलो ना तो रेन कोट, ये आपका रेन कोट है, टीथ कोट है, इस तरह कर सकते हो। तो ये चीज है, इस तरह के नाम याद। इस डेंटल मिरर को आपको बोल सकते हो ये चमचा है। चमचा है, चमचे की तरह है, लेकिन उसमें शीशा लगा दिया है चमचे पे। इस पे अपना चेहरा देख सकते हो, और वैसे चेहरे में बड़ा शीशा होता है, ये दांत देख सकते हो। तो इस तरह करके लफ्जों को बदल देना है। उसके बाद आपको रबर डैम लगाना है। ऑथर क्या कहता है, रबर डैम में ट्रफ टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। ऑथर के मुताबिक ट्रफ टेक्निक का मतलब है पहले क्लैंप, फिर उसके ऊपर रबर डैम शीट लगाओ, ये ज्यादा आसान है। ये ऑथर का ओपिनियन है। हमें तो भाई ये आसान नहीं लगती। बच्चों में कैसे पहले क्लैंप लगाओगे, बच्चा है और पहले क्लैंप लगाओ, थोड़ा इधर उधर हुआ, कहीं क्लैंप इधर उधर हो जाए, बैंड बच जाएगी। तो पता नहीं ऑथर को कैसे ये टेक्निक आसान लगी। कभी मिलेगा तो जरूर ये सवाल पूछेंगे। आ, आसान टेक्निक तो ये है कि भाई डैम के बाहरी, डैम के बाहरी क्लैंप लगा दो, फ्रेम लगा दो, सब सेटिंग कर दो और एक ही झटके में आपने फिट कर दिया। ये ज्यादा आसान है। तो खैर ऑथर के मुताबिक ट्रफ टेक्निक ज्यादा आसान है। ठीक है, यानी कि क्लैंप पहले और उसके ऊपर डैम और फिर फ्रेम।
और उससे पहले आपको एलए देना चाहिए ताकि क्लैम्प का दर्द ना हो। पेपिलरी इंजेक्शन बेस्ट होती है, पेपिल आप इंजेक्शन लगाओ ताकि क्लैम्प पे दर्द ना हो। उसके अलावा आपको एलए का डोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बना हुआ है। यूके में जो एमएल यूज होती है ना कार्ट्रिज, वो होती है 2.2 ml। कौन सी एनेस्थीसिया कॉमन है बच्चों में? नंबर 1 लिडोकेन, 2% लिडोकेन विथ 180,000 एपिनेफ्रीन। और बाकी अमेरिका में 100,000, यूके में 180,000। ठीक है ना? बात एक ही है, 2% लिडोकेन, 180 हो 100 हो, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी जो कॉमन है वो है पिर्लोकेन 3% विथ फेलिप्रेसिन। 3% पिर्लोकेन विथ फेलिप्रेसिन, ये दोनों कॉमन है। एक कार्ट्रिज के अंदर हमारे पास 1.8 ml होती है, यूके में 2.2 ml होती है, ये याद रखें, 2.2 ml होती है। और मैक्सिमम डोज कितना देना चाहिए? 2.2 ml दे सकते हो आप 10 kg के बच्चे में। ये गाइडलाइंस है, कितना दे सकते हो? 2.2 ml कार्ट्रिज आप दे सकते हो 10 kg के बच्चे के अंदर। यानी कि अगर एक बच्चा 10 kg का है तो आप एक कार्ट्रिज लगा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। अगर एक बच्चा 20 kg का है तो 2 कार्ट्रिज लगा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। अगर एक बच्चा 30 kg का है तो आप 3 कार्ट्रिज लगा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। अगर कोई बच्चा 60 kg का है, खैर मजाक कर रहा हूँ, फिर वो बच्चा नहीं, वो बड़ा हो जाएगा, 60 kg का कौन सा बच्चा होता है। तो खैर अगर 20 kg का है तो फिर 2 कार्ट्रिज, 10 kg का है तो 1 कार्ट्रिज। तो ये है। और जो लिडोकेन के अंदर 1 ml में, ये भी याद रखें, ये तो हो गया ml का ना, एक 10 kg के अंदर एक कार्ट्रिज और 2.2 ml दे सकते हो। एक कार्ट्रिज 10 kg, एक कार्ट्रिज 2.2 ml। लेकिन अगर कोई पूछे मिलीग्राम का ना, तो ये सीन है मिलीग्राम का कि, सुनिएगा, 1 ml लिडोकेन के अंदर 20 मिलीग्राम लिडोकेन होती है। 20 मिलीग्राम लिडोकेन होती है 1 ml के अंदर। यानी कि 2.2 ml के अंदर कितनी लिडोकेन होगी? कोई बताएगा मुझे? 1 ml लिडोकेन के अंदर, 1 ml के अंदर 20 मिलीग्राम लिडोकेन होती है। अगर 1 ml को मिलीग्राम में कन्वर्ट करें 20 मिलीग्राम होगा। 2.2 ml में, क्योंकि यूके में 2.2 ml है, तो कितना मिलीग्राम होगी? कोई बताएगा? सॉरी यार, रात को 12 बजे भी आपसे मैथमेटिक्स करा रहा हूँ। मुझसे नहीं हो रही ना, तभी आपसे करवा रहा हूँ। 44, ओए होए, वाह वाह। सारे फॉर्म में लगे पड़े हैं इस टाइम पे, लगता है चाय वाय चल रही है, सीन ऑन। तो यही है, शाबाश, बहुत। 44 मिलीग्राम दे सकते हो आप। 44 मिलीग्राम होती है 2.2 ml के अंदर, 44 मिलीग्राम एक कार्ट्रिज के अंदर। तो एक कार्ट्रिज आप दे सकते हो 10 kg वाले बच्चे में, मतलब 10 kg में आप 44 मिलीग्राम दे सकते हो लिडोकेन। 10 kg वाले बच्चे में 44 मिलीग्राम दे सकते हो। 1 kg वाले बच्चे में 4.4 मिलीग्राम दे सकते हो। तो इस टेबल में जो लिखा हुआ है ना, मैक्सिमम डोज पर केजी, तो 4.4 मिलीग्राम पर केजी लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि 4.4 क्यों लिखा हुआ है, 44 क्यों नहीं लिखा हुआ। क्योंकि जो 44 है वो 10 kg के लिए, 2.2 ml है वो 10 kg के लिए, एक कार्ट्रिज का रूल है वो 10 kg के लिए, 1 kg के लिए नहीं है। 1 kg में डिवाइडेड बाय 10 हो जाता है। ठीक है, सिंपल है, इतना याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल बता दिया। एक और इंपॉर्टेंट रूल, ट्रीट में हमेशा टेम्पोराइजेशन करनी चाहिए, इजी इंट्रोडक्शन हो। उसके बाद अगर रेस्टोरेशन करनी है ना, तो मैक्सिला में पहले करनी है, मैंडिबल में सबसे आखिर में करनी है। लेकिन अगर बहुत मजबूरी हो इंतहाई दर्जे की, तो जाहिर सी बात है, अगर कैविटी कैरीज इधर है, आप कह रहे हो नहीं मैं अपर की करूंगा, तो भाई बेवकूफ ना बनो, लकीर के फकीर ना बनो, फिर जाहिर सी बात है नीचे की करो। पेशेंट कह रहा है दर्द नीचे में बच्चा, आप कह रहे हो नहीं मैंने वेलबेरी में पढ़ा था पहले ऊपर की करनी, तो मैं ऊपर की करूंगा। तो खैर ऊपर की तब करो जब दोनों में मसले हों, सिर्फ लोअर में तो सिर्फ लोअर, सिर्फ अपर तो सिर्फ अपर। उसके बाद क्या करना है? हाँ, फिलिंग्स कौन सी करनी है? अगर सिंगल तो सरफेस कैरीज है तो फिर जीआईसी, कॉम्पोजिट, रिजिन मॉडिफाइड जीआईसी वगैरह ये करना है, कॉम्पोमर्स इन चारों में से। अमलगम नहीं करना, सरमिट तो बिल्कुल ही नहीं करना, ना अमलगम ना सरमिट। सरमिट क्या होता है? जीआईसी और अमलगम का मिक्सचर, नहीं करना नहीं करना। सही है।
और स्टेनलेस स्टील क्राउन बेसिकली आइडियल है जब टू सरफेस कैरीज हो, दो या दो से ज्यादा सरफेस टूटे हुए हैं, पल्पोटमी हुई है या पल्पेक्टोमी हुई है, कोई बड़ा काम हुआ है, तो स्टेनलेस स्टील क्राउन आइडियल है। कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करते हैं, हैंड पीस चलाने नहीं देते हैं, एले लगाने नहीं देते हैं, उन बच्चों के अंदर हॉल टेक्निक जिंदाबाद। हॉल एक साइंसदान का नाम था, उसने बोला, उसने उसके पास कोई बच्चा आया होगा जो बिल्कुल टॉलरेबल नहीं होगा, तो ना वो हैंडपीस चलाने दे रहा था ना कुछ, उसको उसने बोला, उसने डायरेक्ट स्टेनलेस स्टील क्राउन लगा दिया गुस्से में आके ना। तो 6 महीने बाद बच्चे को बुलाया, बच्चा बिल्कुल ठीक था, वो खुद हैरान, यार ऐसे कैसे हो गया, ये तो मैंने तो गुस्से में लगाया था, ये तो ठीक कैसे हो गया, मतलब मैंने तो ना दांत काटा भी नहीं था, ऑक्लूजन से ही नहीं हटाया था। तो भाई, और कैरीज वेरीज छोड़ दी थी। तो पता चला कैरीज कैसे स्टेनलेस स्टील ग्राउंड ने जादू किया। कैरीज जो थी वो एक्टिव थी, उसने एक्टिव को भी छोड़ दी। क्या हुआ कि एक्टिव कैरीज को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ना, तो स्टेनलेस स्टील का उन्होंने पूरा कवर कर दिया। अब ना बैक्टीरिया को खाना मिल रहा है, भूख हड़ताल पे चला गया, ना खाना ना पीना, एनवायरनमेंट से दूर, बंद, सील हो चुका है। तो फिर वो एक्टिव कैरीज खुद ही इनएक्टिव मोड के अंदर चली गई। ये मैकेनिज्म था एक्टिव कैरीज को। अब दूसरा ये कि वो स्टेनलेस स्टील क्राउन ऑक्लूजन में हाई था, जाहिर सी बात है, ऑक्लूजल रिडक्शन नहीं की, डायरेक्ट क्राउन लगा दिया। ये प्री फॉर्म्ड क्राउन्स होते हैं, प्री फॉर्म बने बनाए होते हैं जो ठक करके लगाते हैं। तो वो क्या, वो क्योंकि बच्चों में ग्रोइंग हो रही होती है, तो ऑक्लूजन खुद ब खुद इडॉप्ट हो गई 6 महीनों के अंदर, खुद ब खुद कुछ महीनों में सही हो जाती है, तो कोई हाई स्पॉट बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि वो ऊपर नीचे इडॉप्शन इरप्शन सब चल रहा होता है। तो फिर उसने बोला, वाह यार ये तो कमाल हो गया, तो उसने फौरन से वीलॉग बनाया, वीलॉग में सारी कहानी बताई और बोला कि इस टेक्निक का नाम है हॉल टेक्निक। खैर मजाक कर रहा हूँ, ये सारी कहानी झूठी थी लेकिन बातें सारी सच्ची थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं था एक्चुअल में, ऐसा कोई उसने काम नहीं किया था, कोई वीलॉग वीलॉग नहीं बनाई थी। बाकी सच है कि हॉल टेक्निक में यही होता है, यही मैकेनिज्म होता है कैरीज को रिड्यूस करने का, कि खाना पीना बंद हो जाता है, बैक्टीरिया का खुद ब खुद इनएक्टिव मोड में चले जाते हैं, ऑक्लूजन का भी मसला हल हो जाता है। फायदे क्या हुए हैं? फायदा नंबर 1, नो नीड ऑफ एलए। फायदा नंबर 2, मोर एक्सेप्टेबल टू बच्चा। फायदा नंबर 3, लेसर इन्वेसिव, कुछ ज्यादा, नो यूज ऑफ हैंड पीस, नो नॉइज, नो ये वो, नो कॉपरेशन ऑफ बच्चा रिक्वायर्ड। तो बहुत फायदे ही फायदे हैं ना। नुकसान क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन किया, अगर पल्प में कैरीज है नहीं कर सकते, अगर डेंटिन के इनर थर्ड में तब भी नहीं कर सकते, ये इट इज ओनली वी कैन डू जब इनेमल और आउटर थर्ड ऑफ डेंटिन में कैरीज हो। इनर थर्ड ऑफ डेंटिन में या पल्प में हो तो फिर हॉल टेक्निक नहीं कर सकते भाई, फिर आपको कैरीज रिमूव करनी पड़ेगी। ओहो, ये है, ठीक है। और एंटीरियर के लिए आइडियल है स्ट्रिप क्राउन। स्ट्रिप क्राउन के थ्रू, स्ट्रिप क्राउन क्या होते हैं, बने बनाए सांचे होते हैं, ट्रांसपेरेंट क्राउन्स होते हैं, वो बेसिकली दांतों में लगा, कॉम्पोजिट उनके अंदर लगाते हैं, वो फिर दांत में लगाते हैं, फिर वो क्राउन, स्ट्रिप क्राउन को निकाल देते हैं, कॉम्पोजिट अंदर का अंदर पड़ा होता है, पहले क्योर कर लेते हैं, फिर अंदर का अंदर पड़ा होता है। दोबारा बता रहा हूँ, स्ट्रिप क्राउन एक सांचा होता है, सांचे में कॉम्पोजिट डाला, वो दांत में डाला, क्योर किया, फिर स्ट्रिप क्राउन को निकाल दिया, स्ट्रिप क्राउन निकल जाएगा, कॉम्पोजिट पड़ा रहेगा। तो ये आंसर है। अगर एंटीरियर में पूछा जाए सबसे अच्छी रेस्टोरेशन कौन सी है, पोस्टीरियर का पूछा जाए तो आप पूछोगे कि सरफेसेस कितने की बात कर रहे हैं आप। अगर दो और दो से ज्यादा तो स्टेनलेस स्टील क्राउन, और अगर एक की बात कर रहे हो तो जीआईसी, रेजन मॉडिफाइड जीआईसी, कॉम्पोमर एंड कॉम्पोजिट, अमलगम और सरमेट यूज नहीं करने। अभी पीडियाट्रिक में तुम लोगों की जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी पोस्टिंग होने वाली है, तो खैर उससे पहले थोड़ी बहुत कोशिश हमारी होगी कि लेक्चर्स हम सारे वाइंड अप कर लें, तो गौर से सुनिएगा तब तक सारे लेक्चर्स। नॉर्मली हमने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ये वल्बेरी ऑपरेटिव के कोर्स में ऐड किया, नॉर्मली हम नहीं करते हैं, पता नहीं इस बार कैसे जहन में ख्याल आया वल्बेरी ऐड करने को। तो खैर इत्तेफाकन आप लोगों को इस बात का फायदा हो गया कि फर्स्ट टाइम भी अचानक इन्होंने इस साल एग्जाम भी अलग कर दिया, और पीजीज के लिए तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है। तो ये एक्सट्रैक्शन पे बात करते हैं कि एक्सट्रैक्शन जो है वो हमें, प्राइमरी मोलर्स दो होते हैं, डी और ई।
ई को कोशिश करके हमेशा बचाना होता है, क्योंकि अगर ई को एक्सट्रैक्ट करते हो ना तो परमानेंट मोलर ना उसकी अलाइनमेंट खराब हो जाती है डेवलपिंग डेंटिशन की, तो उसको अगर निकालते हो ना तो हमेशा स्पेस मेंटेनर लगाना पड़ेगा। डी को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, डी से कोई अलाइनमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि डी को निकाल दो, ई को बचाओ। डी को निकाल दो, ई को बचाओ। डी को तब निकालो जब उसमें अक्यूट इन्फेक्शन है, निकाल दो। ज्यादा पेन है, निकाल दो। कोई पल्पेक्टोमी करने की जरूरत नहीं होती डी में भाई, पल्पेक्टोमी ई में की जाती है, ई को बचाया जाता है, डी को नहीं। एक कॉन्सेप्ट है बैलेंसिंग एक्सट्रैक्शन का, बैलेंसिंग एक्सट्रैक्शन डिटेल में कभी हम आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, अगर एक साइड का दांत निकाल रहे हो तो दूसरे साइड का निकालना है। यार आज के यहाँ बात नहीं करेंगे। आखिर में आते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ। तो बच्चों में इम्प्लांट लगा सकते हो, बच्चों में ब्रिज लगा सकते हो। खैर मजाक कर रहा हूँ, रात को 12 बज गए तो मेरे भी दिमाग के 12 बज रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये इम्प्लांट ऐसी बातें नहीं, ब्रिज जाहिर सी बातें नहीं, क्राउन ऐसी बातें नहीं, क्राउन वो वाले लेबोरेटरी वाले जाहिर सी बातें नहीं। तो भाई क्या लगाएंगे मिसिंग टीथ में? तो आंसर एक ही है, डेंचर लगाएंगे, डेंचर लगाएंगे। और डेंचर में जो क्लेस्प होते हैं वो इस तरह होगा, जो क्लेस्प होगा वो सेकंड मोलर में लगा हुआ होगा, और नॉर्मली जो दांत गम फिटेड टीथ होंगे एक्रेलिक का डेंचर होगा। तो ये बच्चों में लगा सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, और सारा चैप्टर हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर दिया। 1 घंटे से भी कम टाइम लिया है, बट अभी 5-6 मिनट बचते हैं तो वो टाइम पूरा करेंगे। और 2-3 बातें हैं चैप्टर 2 से जो मैंने कहा था कि बिहेवियरल थेरापी क्या होती है बच्चों में। यानी कि सिडेशन से पहले आपको कोशिश करनी है नॉन फार्माकोलॉजिकल बिहेवियर थेरापी। उसमें सबसे पहले आता है, 5 चीजें आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट के लिए। बल्कि आपको 28 को या 29 को, आज लोग आप लोग कह रहे थे 29 को टेस्ट है, तो ये सवाल मोटे मोटे सवाल हैं। तो सवाल सवाल ये है कि नॉन फार्माकोलॉजिकल बिहेवियर थेरापी में क्या चीज आती है। नंबर 1 है रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी। रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी यानी कि बच्चों की एंजाइटी कम करना, उसकी अनसर्टेनिटी कम करना। पहला पहला गोल है रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी ऑफ द चाइल्ड। उसके अंदर 3 चीजें आती है। नंबर ए है, 1 का ए है टेल शू शो डू। बच्चे को बताओ कि बेटा मैं ये ट्रिपल सिरिंज है, इसमें पानी आता है, फिर शो करो उसको, पानी निकाल के दिखाओ, हवा निकाल के दिखाओ, फिर काम करो। टेल, शू, शो एंड डू। दूसरा है अक्लाइमाइजेशन। अक्लाइमाइजेशन में क्या होता है कि डायरेक्ट कोई बड़ा काम ना करो, पहले बच्चा आए उससे सलाम दुआ करो, ग्रीट करो, फिर उसको बच्चों की जबान में उसको बताओ कि ये क्या है, ये क्लिनिक है, ये यूनिट है। फिर उसको बिठाओ, फिर एग्जामिनेशन करो, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप चलो, उसको कहते हैं अक्लाइमाइजेशन कहते हैं। तीसरा जो है सी है वो है इन्फॉर्मेशन टू पेरेंट्स। प्रॉपर पेरेंट्स को भी एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन देनी है। एक जब अपॉइंटमेंट हो मंडे का, संडे उनके घर ईमेल भेजो पेरेंट को, या फिर एक लेटर भेजो या पोस्ट कार्ड भेजो जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस लिखे हों, जो पेरेंट खुद पढ़े और बच्चे को भी समझाए, समझा के क्लिनिक लेकर आए। तो पहली जो चीज थी वो थी रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी। उसके अंदर 3 चीजें आती हैं, टेल शो डू, अक्लाइमाइजेशन और पेरेंट को इन्फॉर्म करना। दूसरा जो है वो मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब वो नहीं है कि कैट वॉक करना शुरू हो जाओ, बच्चा तालियां सीटियां बजाएगा, ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब है भाई कि कुछ तुम ऐसे लोग लेकर आओगे, कोई बच्चे ऐसे ऑलरेडी जो होंगे वो परफॉर्मेंस देंगे। एक छोटा बच्चा आ रहा है, बच्चे की एक्टिंग कर रहा है, नर्वस की यूनिट पे बैठ रहा है, दूसरा एक डॉक्टर बन के आ रहा है, बड़ा उसे काइंड तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो वो बच्चा सारा देखेगा ड्रामे की तरह, एक ड्रामाई अंदाज पेश करोगे, ये मॉडलिंग हो गया। इतना याद करो और डिटेल में ज्यादा नहीं जाओ। तीसरा है कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच में होता है बच्चे के दिमाग के साथ खेलो, यानी उसके पूछो क्या तुम्हें नेगेटिव थॉट्स क्या आ रही हैं, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। बच्चा कहेगा मुझे दर्द होगा, आप बोलो दर्द नहीं होगा, ये दर्द को उल्टा खत्म करेगा। अब नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा है डिस्ट्रैक्शन सामने रखो। फॉर एग्जांपल टीवी सामने है, कार्टून चला दिया, मोबाइल फोन दे दिए है, मोबाइल फोन पे डी बिलियन चला दिया, या कोई भी कार्टून आजकल के पता नहीं, हमारे जमाने के कार्टून तो कुछ और ही होते थे, टॉम एंड जेरी हम ये सुनते थे। आजकल तो पता नहीं बच्चे कौन कौन से कार्टून देखते हैं। तो खैर यूट्यूब की दुनिया है और यूट्यूब के कार्टून है। कोको मेलॉन हो गया, पता नहीं क्या क्या चीज है, खैर आज तो वो कोको मेलॉन लगा दिया। और हमने किया भी था लिटरली, हम हमेशा करते हैं, हमेशा मोबाइल में लगा के देते हैं।
तो व्हील ऑन द बस लगा दिया, खैर। तो ये आपने लगा दिए। तो ये कॉग्निटिव अप्रोच में आ गया। कॉग्निटिव अप्रोचेस दो हो जाए, कार्टून लगा के दे दिए डिस्ट्रैक्शन, या नंबर टू नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। तो तीन चीजें हो गई। नंबर वन रिपीट करता हूँ, नंबर वन है रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, उसके अंदर भी तीन चीजें थी। नंबर टू है मॉडलिंग, उसके अंदर एक चीज थी। नंबर थ्री कॉग्निटिव अप्रोच, उसके अंदर दो चीजें। चौथे नंबर पे मस्क्यूलर रिलैक्सेशन। पांचवें नंबर पे है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन का मतलब है पहले हमेशा माइल्ड काम करो, टेम्पोराइजेशन किया, फिर या जस्ट विजिट किया, फिर बड़े बड़े काम करो, डायरेक्ट पहली विजिट में एक्सट्रैक्शन ना करो। उसको कहते हैं सिस्टमिक तरीका, आस्ता आस्ता डिसेंसिटाइजेशन करो। छठा तरीका है प्रोटेक्टिव स्टेबलाइजेशन, यानी कि बच्चे को जबरदस्ती फिजिकल स्ट्रेंथ, कि एक ने हाथ पकड़ा एक ने पाँव पकड़ा, तुमने दांत निकाला, ये कुछ मुल्कों में इजाजत है, कुछ सिचुएशंस में है। यूके में तो खैर बैन है, प्रोटेक्टिव स्टेबलाइजेशन नहीं कर सकते। इसको फिजिकल ट्रॉमा में काउंट होता है, इससे इमोशनल ट्रॉमा में काउंट किया जाता है। दिस इज ऑल। ये हमारा चैप्टर पूरा होता है। मजीद मैं आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा। आप लोग आराम करें, और अगर कोई सीरीज, वेब सीरीज देखनी है तो आराम से वेब सीरीज देखें, चिल करें और सो जाएं। अच्छे अच्छे ख्वाब देखें। कहते हैं ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने ना दें, लेकिन अभी ऐसी जरूरत नहीं है। अभी आराम से सो भी जाओ, ख्वाब भी देखो, और सुबह उठ के इंशाल्लाह अच्छा दिन गुजरेगा आप लोगों को। तो कोई भी सवालात वगैरह हों तो ज़रूर पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और जो लोग लाइव आए तो बहुत बहुत शुक्रिया कि इस टाइम पे भी आप लोग लाइव आए। ऐसे ही मोटिवेटेड रहें, एंथुसियास्टिक रहें। अस्सलाम वालेकुम।